गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल करवा दिया था। यस ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक बार क्विकली रिकॉल करवाता हूं और फिर आज की क्लास में भी हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पता है कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के इस चैप्टर में अल्कोहल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड फिनॉल की भी हम प्रिपरेशंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर चुके थे एंड इन प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। हमने फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करा था एंड इफ यू रिमेंबर तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फिनॉल की दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट होती। फिनॉल एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक तो फिनॉल वो केमिकल रिएक्शंस एग्जिबिट करेगा इन व्हिच द OH बॉन्ड क्लीवेज विल टेक प्लेस, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। और दूसरी कैटेगरी होती है रिएक्शंस ओवर द रिंग। फिनॉल वो रिएक्शंस भी एग्जिबिट करेगा जिसमें OH इंटैक्ट रहेगा, OH पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर से कोई रिएजेंट रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहली कैटेगरी स्टार्ट कर चुके थे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। Or within this category, the very first reaction that we studied was the acidic nature of phenol. Phenol की acidic nature is a confirmed topic जो आपको एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछा जाएगा। मैंने आपको बताया था phenols are very strongly acidic in nature as they exhibit all the characteristics of an acid. Phenol litmus action भी exhibit करते हैं, वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके salt of water भी बनाते हैं। कोई रिएक्टिव एलिमेंट उनमें से हाइड्रोजन लिबरेट भी करता है with a pop-up sound and they are even corrosive over the skin. All these properties clearly indicate that phenols are definitely very strongly acidic in nature. But in properties के exhibit होने से सिर्फ ये इंडिकेशन मिल रहा है कि फिनॉल एसिडिक हैं, ये तो नहीं पता चल रहा कि वो क्यों एसिडिक हैं। तो हमें रीजन भी पता लगाना था कि what is the cause behind their acidic nature। तो हमने फिनॉल में से H+ निकाल के उसका कॉन्जुगेट बेस फेनॉक्साइड आयन बनाया और फिर हमने थ्रू रेजोनेंस ये एनालाइज करा कि फिनॉल ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है या फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। देखिए, अगर आप सिर्फ ओरिजिनल रिएक्शन देखोगे, एक फिनॉल का स्ट्रक्चर देखोगे, एक फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर देखोगे, तो आपको डेफिनेटली फिनॉल ज्यादा स्टेबल नजर आएगा। बट अगर हम फिनॉल की पांचों कैनोनिकल फॉर्म्स का एक नेट हाइब्रिड इमेजिन करते हैं तो आप देखते हैं कि फिनॉल जब रेजोनेंस एग्जिबिट करता है तो ड्यूरिंग इट्स रेजोनेंस इट डेवलप अ पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर ओवर इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। फिनॉल में रेजोनेंस के टाइम पे ऑक्सीजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो जाता है जो उसे डीस्टेबलाइज करता है। ऑन द अदर एंड जो फिनॉक्साइड होता है, फिनॉक्साइड इज दिस O नेगेटिव, ये ज्यादा स्टेबल है, ये मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बिकॉज ये अपने रेजोनेंस के टाइम पे अपने एग्जिस्टिंग नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करता है। डीलोकलाइज इन द सेंस कि ये नेगेटिव चार्ज फर्दर बढ़ाता नहीं है बल्कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे, जिससे पर यूनिट हेड ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि फिनॉल लेस स्टेबल है, फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है, it is the reason कि the less stable phenol tends to transform into more stable phenoxide by losing a proton. So this is the reason behind the acidic nature of phenol. बताइए, आपको एसिडिक नेचर से रिलेटेड कोई भी डाउट तो नहीं है? नो सर। Yes, नो बताइए। सर। चलिए, तो आज हम बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। ये हमारी पहली कैटेगरी चल रही है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, and within this category there are three more reactions which we are supposed to study. ठीक है, तीन और reactions हमें पढ़नी है। So second reaction is a very simple but a very important reaction, reduction reaction. Reduction reaction बहुत सिंपल सा रिएक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन रिएक्शन इसमें लिखिए, when phenol is treated with zinc dust, when phenol is treated with zinc dust, phenol is treated with zinc dust, then it is reduced to benzene. Then it is reduced to benzene. When phenol is treated with zinc dust, then it is reduced to benzene.
देखिए अगर आपको फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, ध्यान से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आप लोग देखिए, ये फिनॉल है, रिंग के ऊपर OH। अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनानी है, बेंजीन भी आपको मालूम है क्या होती है, दिस इज बेंजीन। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर हमें फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हमें रिंग के ऊपर से क्या हटाना है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। एक्चुअली हमें OH नहीं हटाना, हमें सिर्फ O हटाना है, क्योंकि H तो आपको वैलेंसी पूरी करने के लिए वहां पे छोड़ना भी पड़ेगा ना। अगर आप OH हटा लोगे तो फिर तो वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। सो यू आर जस्ट सपोज टू रिमूव दिस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को हम यहीं छोड़ देंगे वैलेंसी मेंटेन रखने के लिए, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो होता ही है, तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव करना है, और ऑक्सीजन के रिमूव करने को ही तो रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो हम जिंक डस्ट से रिएक्ट करवाएंगे। डस्ट का मतलब है पाउडर्ड जिंक, किसी भी एलिमेंट के आगे डस्ट लग जाए तो मतलब वो एलिमेंट पाउडर्ड फॉर्म में लिया गया है। तो जिंक डस्ट से जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो Zn यहां से ऑक्सीजन निकाल लेता है ZnO बनाने के लिए, और हाइड्रोजन यहीं पे रह जाती है, ये बेंजीन बन जाती है प्लस ZnO। सो दिस वाज अ सिंपल रिएक्शन, ये नोट करिए। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। नोट कर लिया ना? मुझे बता दिया करो। ठीक है। थर्ड रिएक्शन इज असैलेशन। असैलेशन, देखिए असैलेशन हमने अल्कोहल्स में भी करा था, अब मैं आपको यही असैलेशन फिनॉल में करवा रहा हूं। लिखिए इसके बारे में। when phenol is treated with when phenol is treated with phenol is treated with either acid chloride phenol is treated with either acid chloride or acid anhydride or acid anhydride or acid anhydride in presence of a base like pyridine in presence of a base like pyridine, then presence of a base like pyridine, then phenyl esters are obtained. Phenyl esters are obtained. Phenyl esters are obtained. देखो ध्यान से देखिएगा, लेट दिस बी फिनॉल, ये फिनॉल है, और इसे हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ClCOCH3। देखो असाइलेशन का मतलब क्या होता है? असाइलेशन का मतलब होता है असाइल ग्रुप लगाना, ये ग्रुप असाइल ग्रुप होता है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। और ये असाइल ग्रुप हमें दो जगह से मिल सकता है, आइदर यू कैन ऑब्टेन दिस असाइल ग्रुप फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, ये एसिड क्लोराइड्स होते हैं, या फिर एसिड एनहाइड्राइड्स। मैं अभी आपको एसिड एनहाइड्राइड रिकॉल करवाऊंगा, क्या थे मैंने पहले भी बताया था। पहले ये एसिड क्लोराइड देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक pyridine जब आप इन्हें रिएक्ट करवाएंगे तो यहां से H और यहां से Cl, HCl निकलेगा, एंड बाहर वाला पोर्शन ज्वाइन करके इमेजिन करो क्या बनेगा, रिंग के ऊपर O COCH3। आप देखिए ये असाइल ग्रुप है, ये असाइल ग्रुप O पे लग गया तो ये एक एस्टर बन। एक और एग्जांपल देखो पहले, देखिए हम दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी थी कि हम इसी फिनॉल को एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करवाते। याद है आप में से किसी को एसिड एनहाइड्राइड्स मैंने आपको बताए थे? डज एनीबॉडी रिमेंबर क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड? यस सर। यस सर। दो एसिड्स जब आमने सामने से आते थे तो उसमें से वाटर निकल जाता था, एक का H और दूसरे का OH, और बाहर वाला पोर्शन आपस में अटैच हो जाता था, जस्ट लाइक दिस।
देखिए CH3COOCOCH3 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जैसे ऊपर HCl निकला था, नीचे एसिटिक एसिड निकलेगा। ठीक है, और देखिए यहां पे भी बाहर वाला पोर्शन असाइल ग्रुप है। दिस असाइल ग्रुप विल अटैच ओवर दिस ऑक्सीजन और ये ऊपर की तरह एस्टर बन जाएगा। रिंग के ऊपर OCOCH3, ऊपर साइड प्रोडक्ट था HCl और नीचे साइड प्रोडक्ट है एसिडिक एसिड। अगर आप में से किसी को भी इन दोनों रिएक्शंस में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ये एग्जैक्टली सेम रिएक्शन अगर आपको याद हो तो हमने अल्कोहल्स में भी पढ़े थे। ठीक है, अब ये फिनॉल में पढ़ रहे हैं। ये दोनों रिएक्शंस नोट करिए, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। आप नोट करिए, मैं 1 मिनट में आया। कोई डाउट है किसी को इसमें? सबने नोट कर लिया? Yes, sir. No, sir. कैन एनीबॉडी टेल मी द नेम ऑफ दिस एस्टर? कोई इस एस्टर का नाम बता सकता है? मुझे हैंड रेज करिए। आपको अभी तक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं आया। जब तक आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा आपको ऑर्गेनिक समझ में कैसे आएगी? बताइए। आपको एस्टर का नाम किसी को नहीं मालूम? दिशा बताइए। सर फिनाइल इथेनोएट। फिनाइल इथेनोएट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। देखिए एस्टर में ओ पे लगी हुई चीज सबसे पहले बोलते हैं। ओ के ऊपर रिंग लगी हुई है, दिस इज फिनाइल। और 2 कार्बन की चेन है 1 2, सो दिस इज इथेनोएट। अगर 3 कार्बन की चेन होती तो प्रोपेनोएट। ठीक है, तो दिस इज फिनाइल इथेनोएट। फिनाइल इथेनोएट, बिल्कुल ठीक नाम बताया। एंड वन मोर थिंग, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। कोई बताएगा कि इस रिएक्शन में हमने पिरिडीन क्यों यूज करा है? वो हैंड रेज करिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग पिरिडीन इन दिस रिएक्शन? यस मोनिका। सर एसिड को निकालने के लिए। थोड़ा और अच्छी तरह बताइए। दर्शिता। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। ले शेटियर प्रिंसिपल होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जिससे कि फिनाइल इथेनोएट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। बिल्कुल, अब आपने पूरी बात बताई, अब सही है बिल्कुल। देखिए पिरिडीन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, पिरिडीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और बेस क्या करता है? एसिड को कंज्यूम कर लेता है। इन दोनों ही प्रोडक्ट में एसिड एज अ साइड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये जो बेस है ये क्या करेगा? एसिड को कंज्यूम करेगा। और जैसे ही आपका एक प्रोडक्ट कंज्यूम्ड हो जाएगा तो ली शटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और जब ये रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो उससे एस्टर की कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बताया आपने मोनिका। तो ये मैं आपको दोबारा नहीं लिख पा रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम पिरिडीन का यूज अल्कोहल में लिख चुके हैं, वही चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो बताइए आप सब लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को भी कोई चीज नहीं समझ में आई है, पिरिडीन का यूज नहीं समझ में आया या एनहाइड्राइड्स नहीं समझ में आए तो मुझे अभी बता दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आ गया सबको समझ में? चलिए फिर let's move on to the 4th reaction in this category. Next reaction is reaction with ammonia.
reaction with ammonia. Reaction with ammonia, इसमें लिखिए when phenol is treated with ammonia, when phenol is treated with ammonia, phenol is treated with ammonia in presence of ZnCl2 as a catalyst, in presence of ZnCl2 as a catalyst at about 300 degrees Celsius, at about 300 degrees Celsius, then aniline is obtained. Then aniline is obtained. देखिए बहुत सिंपल सा रिएक्शन है. दिस इज अ काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन. ये हाई टेम्परेचर पे करा जा रहा है. दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन जो हम फोर्सफुली कर रहे हैं. मतलब अपने आप होना नहीं चाहता ये रिएक्शन, लेकिन हम फोर्सफुल कंडीशंस पे कर रहे हैं. आपको याद है ना, मैंने आपको बताया कि फिनॉल ये वाली कैटेगरी ऑफ रिएक्शन तो शो करता है, OH बॉन्ड क्लीवेज तो शो करता है, लेकिन जनरली फिनॉल ये वाला बॉन्ड क्लीवेज नहीं शो करता. बट दिस रिएक्शन इज एन एक्सेप्शन कैरिड आउट एट अ फोर्सफुल कंडीशन. इस रिएक्शन में हम ये वाली बॉन्ड क्लीवेज करेंगे एट हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. तो जब भी आप फिनॉल को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट 573 केल्विन, 300 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 573 केल्विन, तो आप देखेंगे इतने हाई टेम्परेचर पे डबल बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी और ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है. और आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर ये NH2 ग्रुप डायरेक्टली रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा एंड दिस विल बिकम एनिलीन प्लस H2. तो ये नोट करिए, दिस रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर पे करा गया है ताकि रिंग और ऑक्सीजन के बीच का एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ब्रेक हो सके. नोट कर लें तो बता दीजिए. ठीक है. अब देखिए, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस मैंने क्या बताए थे जो फिनॉल एग्जिबिट करता है? व्हाट वाज दैट सेकेंड कैटेगरी? डज एनीबॉडी रिमेंबर? Reactions over ring. Reactions over the ring. और उन्हें क्या बोलते हैं हम? Reactions over the ring are called the electrophilic substitution. तो एक हेडिंग डालेंगे, electrophilic substitution over phenol. Electrophilic substitution over phenol. अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के अगेन मुझे आपको अगले 10-15 मिनट कुछ बेसिक्स रिकॉल करवाने पड़ेंगे. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा. देखिए सब लोग ध्यान से देखिए एक बार फिर. ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है? Electron rich. इलेक्ट्रॉन रिच होती है बिकॉज ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग. रिंग के अबव द प्लेन भी एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, रिंग के बिहाइंड द प्लेन भी एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, और उन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में सैंडविच्ड होती है ये रिंग. तो रिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ न्यूक्लियोफाइल. रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है और रिंग की तरफ सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करते हैं. ठीक है, रिंग की तरफ सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करते हैं. अब मैंने आपको यह भी बताया था कि एक ऐसी रिंग जिस पे कुछ भी नहीं लगा होता, ऐसी रिंग को बोलते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग. और एक रिंग जिस पे कोई ग्रुप लगा होता है, लाइक OH, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड रिंग.
अब एक अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर जब आप एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हो तो यू आर नेवर सपोज टू डिसाइड इट्स ओरिएंटेशन। आपको ओरिएंटेशन डिसाइड नहीं करनी होती, आपको ये नहीं सोचना होता कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, बिकॉज ऑल द पोजीशन ऑफ एन अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग आर इक्विवेलेंट। सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती है, आप इस इलेक्ट्रोफाइल को कहीं पे भी लगा सकते हो। लेकिन एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग में तो सारी पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं होती ना। एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग में वी हैव ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग में जब भी एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो वी आर ऑलवेज सपोज टू डिसाइड द ओरिएंटेशन। एक तो ओरिएंटेशन डिसाइड करनी होती थी, दूसरी क्या चीज डिसाइड करनी होती थी याद है? दूसरी डिसाइड करनी होती थी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब है जिस स्पीड से ये इलेक्ट्रोफाइल एक अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर अटैक करेगा, क्या उसी स्पीड से एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर भी करेगा, या उससे भी ज्यादा स्पीड से करेगा, या उससे कम स्पीड से करेगा। आप इमेजिन कीजिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल जिस स्पीड से बेंजीन पे कर रहा है उससे भी ज्यादा स्पीड से अगर इस पे कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? इस ग्रुप को बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। हम बोलेंगे इस ग्रुप ने इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को और ज्यादा बढ़ा दिया। एक अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर जिस स्पीड से अटैक कर रहा था ये इलेक्ट्रोफाइल, उससे भी ज्यादा स्पीड से अटैक कर रहा है, तो हम कहेंगे ये ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और अगर जिस स्पीड से ये इस पे अटैक कर रहा था उससे कम स्पीड से इस पे कर रहा है तो हम कहेंगे ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो जब भी एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एक सब्स्टिट्यूटेड रिंग के ऊपर हम करते हैं तो वी आर सपोज टू डिसाइड टू थिंग्स। एक बार फिर से देखिए, एक तो हमें रिएक्टिविटी डिसाइड करनी होती है, रिएक्टिविटी, और एक हमें ओरिएंटेशन डिसाइड करनी होती है। ठीक है, एंड इफ you remember this reactivity and orientations are decided by two different effects. Reactivity is generally controlled by the I effect and orientation is generally controlled by the R effect. Reactivity I effect से कंट्रोल होती है और orientation R effect से कंट्रोल होती है। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा कि I और R दोनों मिलकर नेट कॉन्सेप्ट डिसाइड करते हैं। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि रिएक्टिविटी में आर इफेक्ट का भी रोल होता है और ओरिएंटेशन में आई इफेक्ट का भी रोल होता है, तो आपको दोनों का नेट इफेक्ट देखना होता है। ठीक है, तो वो देखिए, नई नई चीजें आप सीखोगे नए नए टॉपिक्स के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए आई इफेक्ट क्या होता है? आई इफेक्ट में हम ये देखते हैं कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट। मालूम है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर जा रहा है तो हम बोलेंगे OH is an electron withdrawing group that exhibit a minus I effect। और बताइए माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एक्टिवेटर होंगे या डीएक्टिवेटर होंगे? डीएक्टिवेटर, क्योंकि ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर खींच लेंगे और अगर रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर चली गई तो रिंग पर नेगेटिव कम हो जाएगा जिसकी वजह से पॉजिटिव का अटैक स्लो हो जाएगा। और अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, अगर ये ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे भेज रहा है तो फिर ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ा देगा और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गई तो ये पॉजिटिव और रेडिली अटैक करेगा, हम कहेंगे वो एक्टिवेटिंग। ठीक है, तो आप ये मैं एक बार फिर लिख देता हूं, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आपको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, करना चाहे तो कर लीजिएगा, बट ये हमने लिखा हुआ है। देखिए माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप डीएक्टिवेटर होते हैं एंड प्लस आई वाले ग्रुप एक्टिवेटर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से R में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लस R और एक होता है माइनस R। प्लस R तो हम तब बोलते हैं जब ये जो ऊपर एलिमेंट होता है इसके पास लोन पेयर होता है। अगर इफ दिस एलिमेंट ओवर द रिंग कंटेन्स अ लोन पेयर तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे ही आएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे आएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा। तो आप देखेंगे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ऑर्थो के बाद वो नेगेटिव पैरा पे पहुंचता है। तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेगा, तो हम कहेंगे प्लस R वाले ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होती हैं, प्लस R वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होती हैं। लेकिन माइनस R वाले ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टर, माइनस R में ये बॉन्ड ऊपर चला जाता है और अगर ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से तो रिपल्शन फेस करेगा तो वो मेटा पे अटैक करेगा। तो माइनस R वाले मेटा डायरेक्टर होते हैं। ये बात याद आई है, मैंने आपको क्लोरोबेंजीन में बताई थी अच्छी तरह। Yes, sir.
अब आप मुझे ये बताइए, अब हम क्लोरोबेंजीन को फिनॉल से कंपेयर करें। ये क्लोरोबेंजीन है, इसके पास 3 लोन पेयर, और ये फिनॉल है। इसके पास भी 2 लोन पेयर। बताइए क्लोरोबेंजीन कौन सा आर इफेक्ट और कौन सा आई इफेक्ट करता था? आई इफेक्ट कौन सा करता था? ये माइनस आई। माइनस आई। और आर इफेक्ट प्लस आर प्लस आर। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो माइनस आई होता है ना, माइनस आई या प्लस आई, जितने भी आई इफेक्ट होते हैं, चाहे वो माइनस आई हो या प्लस आई हो, उनमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं। दे कैन बी माइल्ड माइनस आई, दे कैन बी स्ट्रॉन्ग माइनस आई। माइनस आई भी माइल्ड हो सकता है, माइनस आई भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सिमिलरली जो आर इफेक्ट होते हैं वो माइल्ड भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन आपको पता है कि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचता है, और ऊपर खींचता है तो वो माइनस आई करता है। ठीक है, OH के बारे में क्या लगता है कि ये OH क्या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा या नीचे भेजेगा? सर ऊपर खींचेगा सर। ये भी ऊपर खींचेगा, तो ये भी माइनस आई कर रहा है, दिस इज ऑल्सो माइनस आई। लेकिन आप मुझे बताइए किसका माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्लोरीन का या OH का? क्लोरीन। ऑक्सीजन का। क्लोरीन ज्यादा अच्छी तरह खींचेगा। यस सर। सर ऑक्सीजन का होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सब लोग बताइए किसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का या क्लोरीन का? ऑक्सीजन का। मोनिका आप क्लोरीन क्यों बोल रहे थे? सर वो लोन पेयर देखे थे इसलिए। लोन पेयर तो इसके पास भी है। सब लोग पहले तो क्लियर करो अपने माइंड में, एक बार मैं फिर पूछ रहा हूं, सब लोग एक साथ आंसर बताएंगे। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑक्सीजन का। सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऐसा आपको क्यों लगता है? सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक। देखिए कोई डाउट ही नहीं है इस बात में कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, लेकिन देखा यह गया है कि ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट माइल्ड होता है। इट एग्जिबिट अ माइल्ड माइनस आई इफेक्ट बट इट एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। अब मैं उसका आपको रीजन बताता हूं। ठीक है, ये भी प्लस आर कर रहे हैं, ठीक है, प्लस आर दोनों का एक जैसा है, ठीक है, लेकिन जो माइनस आई है वो इसका स्ट्रॉन्ग है और इसका माइल्ड है। ठीक है, माइल्ड कैसे हो गया वो ध्यान से देखिए। देखिए क्लोरीन एक सिंगल एलिमेंट है, क्लोरीन इज अ सिंगल एलिमेंट जो अपनी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रिंग पे लगा देता है और रिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच के ले जाता है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ एक प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन 2 एलिमेंट से अटैच्ड है, ऑक्सीजन आगे हाइड्रोजन से भी अटैच्ड है और ऑक्सीजन नीचे रिंग से भी अटैच्ड है। तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से भी तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा, ऑक्सीजन यहां वाले शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो अपनी तरफ खींचेगा और रिंग के भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो आप सोचिए कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है वो 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो गई। ऑक्सीजन अपनी सारी की सारी पावर रिंग से खींचने में नहीं लगा पा रहा, क्योंकि ऑक्सीजन की कुछ पावर हाइड्रोजन से भी तो इलेक्ट्रॉन खींचने में जा रही है। भाई एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर है, बट दैट पावर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट डायरेक्शन। ऑक्सीजन सिर्फ रिंग से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। कुछ टेंडेंसी तो उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने में लगा ली, कुछ टेंडेंसी उसने रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने में लगा ली। तो बेसिकली ऑक्सीजन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने में पूरी पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाया, क्योंकि उसने कुछ पावर हाइड्रोजन से खींचने में भी लगाई, जबकि क्लोरीन अपनी सारी की सारी पावर रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने में यूज कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट द थिंग इज दैट कि ऑक्सीजन को 2 अलग अलग डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन अपनी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में लगा देता है, और बची हुई कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने में लगा देता है। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी है वो 100% रिंग पे अप्लाई नहीं हो पा रही, क्योंकि उसने कुछ
अपनी फोर्स, कुछ अपनी एबिलिटी हाइड्रोजन से विड्रॉ करने में भी यूज कर लेते। तो ऑक्सीजन उतना इफेक्टिवली रिंग से विड्रॉ नहीं कर पाता जितना इफेक्टिवली क्लोरीन कर पाता है। तो क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ऑक्सीजन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो माइल्ड होता है। क्या आप ये बात अच्छी तरह समझ गए? Yes, sir. ठीक है। अब देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे कि माइनस आई जैसे ही माइल्ड हो जाता है ना, तो आर इफेक्ट माइनस आई के ऊपर डोमिनेट करने लग जाता है। ये इसे हम ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग कंसिडर करें। मैं अभी रीजन समझाता हूं, दोबारा से देखो क्लोरीन क्या कर रहा था, एक्चुअली ये दोनों ही जो ग्रुप है ना, ये इनके आई इफेक्ट और आर इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। आई इफेक्ट के थ्रू तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहे हैं और आर इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन नीचे दे रहे हैं। माइनस आई के थ्रू ऊपर खींच रहे हैं, प्लस आर के थ्रू नीचे दे रहे हैं। हमें ये देखना है कि ऊपर खींचने और नीचे देने का नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ऊपर जा रहे हैं या अल्टीमेटली नीचे आ रहा है। सही है, तो ये याद रखिएगा क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि प्लस आर के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस आर। ये जितना लोन पेयर नीचे देता नहीं है ना, उससे ज्यादा ये खींच लेता है ऊपर। तो अल्टीमेटली तो दोनों का नेट इफेक्ट मिला के एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, डीएक्टिवेटिंग हुआ। लेकिन यहां पे इसका माइनस आई इतना माइल्ड है, ये जो माइनस आई है इतना माइल्ड है कि इसके ऊपर जो आर इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है। यानी कि ये देता ज्यादा है, खींचता कम है। और अगर ये देता ज्यादा है, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट ये आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है रिंग पे, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं रह जाएगा। बताओ, मैं दोबारा से समझाऊंगा, लेकिन क्या कुछ लोगों को भी समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या बोला? यस सर, आ गई। Sir. आगे देखो एक्चुअली हमें आई इफेक्ट और आर इफेक्ट का नेट इफेक्ट देखना है, जो कलेक्टिवली डिसाइड करेगा कि ओवरऑल हमारी रिंग एक्टिवेट हुई या डीएक्टिवेट हुई। माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, प्लस आर के थ्रू इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं। अब दोनों का नेट इफेक्ट मिला के हमें देखना है कि अल्टीमेटली ऊपर गए या नीचे आए। ठीक है, क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसका माइनस आई उसके प्लस आर पे डोमिनेट करता है। ठीक है, मैं आपको लिख भी देता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस आर। तो ये खींचता ज्यादा है, लोन पेयर को नीचे भेजता कम है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग। बट ऑन द कॉन्ट्ररी OH के साथ उल्टा है, OH का माइनस आई बहुत माइल्ड हो गया, मतलब उसमें खींचने की पावर बहुत कम हो गई। और जब इस शेड पर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्लस आर है ना वो डोमिनेट कर गया। यहां पे प्लस आर डोमिनेट्स ओवर माइनस आई। और जब प्लस आर यानी कि शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजना डोमिनेट हो रहा है, विड्रॉ करना लेस प्रेडोमिनेट है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे ज्यादा आएगी और नीचे रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट बढ़ जाएगी एक अनसब्स्टिट्यूटेड रिंग के कंपैरिजन में। तो OH को हम एक एक्टिवेटिंग ग्रुप मानेंगे, एक्टिवेटिंग। ऑल्दो अगर आप सिर्फ माइनस आई देखोगे तो आपको लगेगा डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि हमने पढ़ा था माइनस आई वाले डीएक्टिवेटिंग होते, लेकिन आपको माइनस आई और माइनस आर का नेट इफेक्ट देखना पड़ता है कई जगह। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका माइनस आई बहुत माइल्ड है, प्लस आर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका आर इफेक्ट इसके आई इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेट बढ़ जाती है और फिनॉल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। बताइए, अब आपको ये बात समझ में आ गई? यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर पहले ये बात लिख लेते हैं। लिखिए, the OH group over the ring, the OH group over the ring exhibit a mild minus I, exhibit a mild minus I, but a strong plus R effect, but a strong plus R effect, mild minus I but a strong plus R effect, due to which the net electron density
over its ortho and para position is increased. Net electron density over its ortho and para position is increased. And hence the OH group over the ring is considered to be an activating group. Considered to be an activating group. OH group over the ring is considered to be an activating group. बताइए आपको क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट सर। ठीक है, तो चलिए अब आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसके अंदर देखेंगे, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। हैलोजिनेशन में हम ब्रोमिनेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ब्रोमिनेशन, अब इसके क्योंकि OH एक अनयूजुअल बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर कि OH में माइनस आई होता है। माइनस आई वाले जनरली तो हम पढ़ते हैं डीएक्टिवेटिंग होती हैं, लेकिन ये माइनस आई के बाद भी एक्टिवेटिंग है क्योंकि इसका R इफेक्ट डोमिनेट कर गया। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअली बिहेव कर रहा है, जनरली बाकी फंक्शनल ग्रुप OH की तरह बिहेव नहीं करते, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल बिहेवियर इसके रिएक्शंस में आप कुछ एबनॉर्मेलिटीज देखें, कुछ डिफरेंट आपको इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में नजर आएगा। देखिए ब्रोमिनेशन के अंदर यहाँ पे हम 2 पार्ट्स करेंगे, A और B, 2 अलग अलग तरह की ब्रोमिनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो ब्रोमिनेशन में पहले A पार्ट लिखिए, when phenol is treated with bromine in aqueous medium, when phenol is treated with bromine in aqueous medium, ब्रोमीन इन aqueous medium के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रोमीन वाटर। When phenol is treated with bromine in aqueous medium, bracket में bromine water, then all the ortho and para positions are substituted within the same ring due to the activating nature of OH group. Due to the activating nature of the OH group. That is, उसी के आगे लिखो, that is in aqueous medium, the OH dissociates to form phenoxide. OH dissociates to form phenoxide, which start exhibiting plus I along with plus R to make the ring strongly activating.
टू मेक द रिंग स्ट्रांगली एक्टिवेटेड। लिखा यहाँ तक? यस सर। देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, अगर आप वो ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज्ड हो जाओगे, और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑर्गेनिक के बेसिक्स हैं ये। अगर आप इन्हें समझोगे तो ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताइए कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल में ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिंग के इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचेगा, और अगर रिंग के इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो ये एक्टिवेटिंग क्यों था, डीएक्टिवेटिंग क्यों नहीं था, बताइए? क्योंकि आर इफेक्ट डोमिनेट कर जाता था। और आर इफेक्ट डोमिनेट इसीलिए करता था ना क्योंकि इसका आई इफेक्ट बहुत माइल्ड हो जाता था। यस सर। Yes, sir. तो इसका आई इफेक्ट माइल्ड क्यों हो गया था, मुझे सब लोग बताइए। व्हाई द आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन वाज वेरी माइल्ड? Sir, because its electronegativity is also shared with H bond. क्योंकि इस पे एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन को सारी की सारी पावर रिंग पे अप्लाई नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी कुछ पावर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने में भी जा रही है। तो आप मुझे ये बताइए, दिशा आप बताइए कि अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटा दूं, बस ऑक्सीजन रहने दूं, मान लीजिए ये OH बॉन्ड हेटेरोलेटिकली टूट जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन O पे रह जाते हैं, और ये बन जाता है O नेगेटिव। अब इस पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर विद अ नेगेटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन रहा ही नहीं, इस पे हाइड्रोजन चला गया। अब बताओगे क्या होगा? अब इसका किस तरह का माइनस आई और किस तरह का आर इफेक्ट होगा? सर इसका माइनस आई तो स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए और प्लस आर माइल्ड हो जाएगा, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाएगा। देखो प्लस आर माइल्ड या स्ट्रॉन्ग नहीं होता, प्लस आर तो जैसा है वैसा ही रहता है। बस माइनस आई या जो होता है ना, उसके माइल्ड या स्ट्रॉन्ग होने सर उसके कंपेयर में उसके रिलेटिवली वो डोमिनेट करने लगता है। तो आप सब लोग भी बताइए, जैसे दिशा आपने बताया इसका माइनस आई तो स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, बाकी सब लोग भी बताओ कि अब तो ऑक्सीजन की जो पावर हाइड्रोजन पे भी डिवाइड हो रही थी, अब तो हाइड्रोजन चला गया, तो क्या ऑक्सीजन की जो माइनस आई होगा वो माइल्ड हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? तो सर क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया उसके पास पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए बिल्कुल सही बताया विशेष आपने। अब क्या होगा मोनिका, दिशा एंड एवरीबॉडी एल्स, अब इसका माइनस आई और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बल्कि अब ये प्लस आई हो जाएगा। वीक भी नहीं होगा, प्लस आई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पीछे ही छोड़ गया। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो निकला लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन तो पीछे छोड़ गया, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा नेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको पता है कोई भी एलिमेंट अपने चार्ज को और बढ़ाना नहीं चाहता, चार्ज को हमेशा कम करना चाहता है। एनी एलिमेंट टेंड्स टू डिक्रीज इट्स चार्ज। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अब ये ऑक्सीजन अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं खींचेगा, बल्कि अब ये ऑक्सीजन इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजना चाहेगा, क्योंकि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना चाहता है, बढ़ाना नहीं चाहता। ऑल्दो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ऑक्सीजन पे पहले से नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए अब ये शेड पर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजेगा। एक तो इसका जो माइनस आई था वो प्लस आई हो जाएगा, ऊपर से इसका प्लस आर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस केस में प्लस आर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को और रेडिली नीचे भेजना चाहेगा, क्योंकि अब तो इसे अपना नेगेटिव खत्म करना है। जितना यहाँ पे प्लस आर शो कर रहा था ना, जितनी लोन पेयर की टेंडेंसी यहाँ पे नीचे आने की थी, उससे ज्यादा टेंडेंसी यहाँ पे नीचे आने की होगी, क्योंकि ऑक्सीजन पे ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब वो नेगेटिव चार्ज ना माइनस आई के थ्रू बढ़ाना चाहेगा, वो इनफैक्ट जो माइनस आई कर रहा था वो प्लस आई करने लग जाएगा, और जो प्लस आर कर रहा था वो और भी स्ट्रॉन्ग प्लस आर हो जाएगा। समझे यार? मैं दोबारा समझाऊंगा, कंफ्यूज हो गए? सर समझ गए। अंडरस्टूड सर। सब एवरीबॉडी, अनुभव, अर्चना, अर्नव, अर्पित, आयुषी, चर्चित, सब लोग समझ गए? खुशी, मेघा, मृगांक, देखिए कोई भी बिल्कुल भी हेजिटेट मत करा करिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो लेट मी नो। जितनों का भी मैंने नाम लिया किसी ने कुछ बोला ही नहीं, सबको समझ में आ गया? एक बार फिर पूछ रहा हूं। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है।
देखो एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा और वो हेजिटेट कर रहे हैं बताने में। एक बार फिर से सुन लो। देखो ये जो OH था ये माइल्ड -I और स्ट्रॉन्ग +R कर रहे थे। मतलब +R को हम स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो +R है ना वो I के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। ये माइल्ड -I इसीलिए कर रहा था क्योंकि ऑक्सीजन को इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे थे और इधर से भी खींचने पड़ रहे थे। अब लेकिन जब हाइड्रोजन चला गया और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जाते ही ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब डेफिनेटली कोई भी एलिमेंट अपने नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना नहीं चाहता। एवरी एलिमेंट टेंड्स टू डिक्रीज इट्स चार्ज, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचने चाहिए, अब ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं खींचेगा, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी इट हैज एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी नीचे पुल करेगा, तो ये +I करेगा, +I। ऊपर से इस पे 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे यहां पे, अब 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को जितना रेडिली यहां पे दे रहा था ना नीचे, उससे भी ज्यादा रेडिली यहां पे देगा। अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग +R था तो वहां पे वेरी स्ट्रॉन्ग +R हो जाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग +R। तो इसका I इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आ रही है और R इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे। ये तो फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि +R के टाइम पे ये जो लोन पेयर आते हैं ये ऑर्थो और पैरा पे आते हैं, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है। तो होता क्या है बेसिकली कि जब आप ब्रोमिनेशन करते हो फिनॉल का, अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो एक्वस मीडियम में, तो फिनॉल है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलने चाहिए, ऑर्थो पे Br और पैरा पे Br। लेकिन यहां पे होता क्या है कि एक ही रिंग में ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो तीनों जगह Br लग जाते हैं। अब एक ही रिंग में क्यों लग गया? इसलिए लग गया क्योंकि आपने रिएक्शन एक्वस मीडियम में करा है। आपको मालूम है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, और कोई भी एसिड की टेंडेंसी होती है कि वो वाटर में डालने पे अपना H+ डिसोसिएट कर देता है। तो अगर आप इस फिनॉल के रिएक्शन एक्वस मीडियम में करोगे तो ये H+ निकल जाएगा, और अगर ये H+ यहां से निकल गया तो ये फिनॉक्साइड बन जाएगा, और अगर फिनॉक्साइड बन गया तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग +I और +R करने लग जाएगा, जिसकी वजह से हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन इतनी एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी कि जो Br हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अलग अलग रिंग में अटैक करे, उसने एक ही रिंग में तीनों जगह अटैक कर दिया, बिकॉज हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे उसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली। ये Br पॉजिटिव बनकर जा रहा था और Br पॉजिटिव को जहां जहां नेगेटिव मिला उसने सब जगह एक ही रिंग में अटैक कर दिया। उसका रीजन ये है कि आपने एक्वस मीडियम में रिएक्शन करा, एक्वस मीडियम में करने से ये OH डिसोसिएट हो गया और फिनॉक्साइड बन गया। OH भी एक्टिवेटिंग था लेकिन फिनॉक्साइड तो और भी ज्यादा एक्टिवेटिंग हो गया, उसका और भी ज्यादा +R हो गया, और जो -I हुआ करता था वो भी +I हो गया। बताइए आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। यस अब ना सर। एक बार ऊपर की थ्योरी जो ब्रोमिनेशन में मैंने थ्योरी लिखवाई है वो पढ़कर देखो, मैंने वहां पे थोड़ा बहुत लिखवाया है, तो वो जो थ्योरी लिखवाई है पढ़कर देखो, उसमें लिखी हुई बात समझ में आ रही है? यस सर। पक्का सबको जो ऊपर की थ्योरी है वो समझ में आ गई? उसमें मैंने लिखवाया है ना ये बात? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, पहले आपने रिएक्शन नोट कर लिया? नो सर। कर लो। नोटेड सर। ठीक है।
देखो एक चीज और बतानी है, वैसे तो आपको खुद ही पूछनी चाहिए थी लेकिन आपने पूछी नहीं, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा डिटेल में डीप में जाके नहीं सोच रहे हैं चीजों को। आप मुझे बताइए कि ये जो बी आर है, ये बी आर पॉजिटिव बनकर गया होगा या बी आर नेगेटिव बनकर गया होगा रिंग? बी आर पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव चीजें ही जाती हैं। अच्छा, ये बी आर पॉजिटिव बना कैसे होगा? जनरली जो आपने रिएक्शन पहले पढ़े हैं उनमें बी आर पॉजिटिव या सीएल पॉजिटिव बनता कैसे था? ये कैसे बन गया बी आर पॉजिटिव, बताओ। सर हेटेरोलिटिक क्लीवेज। कभी आपने पहले कुछ ऐसा रिएक्शन पढ़ा है जहां पे हमने सीएल सीएल बॉन्ड तोड़ के सीएल पॉजिटिव बना दिया हो? या जनरली क्या होता है हैलोजिनेशन में, कैसे बनाते हैं हम वो पॉजिटिव स्पीशीज, बताओ। अगर आपको क्लोरीनेशन में याद है तो हमने क्या करा था? हेटेरोलिटिक क्लीवेज। सर AlCl3 लिया था शायद। हाँ बिल्कुल। देखिए जब हमने क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन करा था तो हम इस बॉन्ड की हेटेरोलिटिक क्लीवेज करना चाहते थे, और हेटेरोलिटिक क्लीवेज करने के लिए हमने एनहाइड्रस AlCl3 लिया था, या मैंने दूसरा ऑप्शन FeCl3 बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि AlCl3 में एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। एल्युमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ शेयर करे होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एल्युमिनियम या आयरन क्या करते हैं, इस Cl नेगेटिव को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेते थे, और अगर ये Cl बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला जाएगा तो उस प्रोसेस में पीछे वाला Cl पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव चीज रिंग के ऊपर अटैक कर देगी। बेसिकली Cl Cl बॉन्ड तो नॉन पोलर बॉन्ड है ना, अगर आप इसे ऐसे ही हीट करके तोड़ोगे तो रेडिकल बन के टूट जाएगा। तो आप चाहते हो कि हेटेरोलिटिकली टूटे। इस बॉन्ड को हेटेरोलिटिकली तोड़ने के लिए हम लुईस एसिड्स लिया करते थे। तो मैंने आपको जब मैंने रिएक्शन करवाया था ये वाला, तो उस वक्त भी लिखवाया होगा कि क्लोरीनेशन में तो AlCl3 या FeCl3 लिया जाता है, ब्रोमिनेशन में क्या लेते हैं हम? FeBr3। ब्रोमिनेशन FeBr3 की प्रेजेंस में करी जानी चाहिए। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ क्यों नहीं लिया हमने FeBr3? यहाँ तो नहीं बताया मैंने कोई FeBr3। तो जब तक हम यहाँ FeBr3 नहीं लेंगे तो ये Br बॉन्ड हेटेरोलिटिकली टूटा कैसे होगा? ठीक है, यहाँ पे भी तो हेटेरोलिटिकली तोड़ना पड़ेगा, तभी तो Br पॉजिटिव अटैक करेगा। सो हाउ डिड दिस बॉन्ड ब्रेक हेटेरोलिटिकली? वो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए था, जो किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। तो देखिए ध्यान से, उसका रीजन क्या है। मैंने आपको बताया कि जो OH ग्रुप है ये नेट एक्टिवेटिंग है, ठीक है। अगर मैं OH की बात करूं तो माइल्ड -I स्ट्रॉन्ग +R कर रहा था, तो ये OH इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था। और अगर इस रिंग, एक तो रिंग पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ऊपर से OH ने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो ये रिंग और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। और जब रिंग खुद इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है ना, तो इस Br बॉन्ड को वो खुद ही पोलराइज कर देती है। पोलराइज इन द सेंस कि आप देखो ये रिंग है, दिस इज द OH अटैच्ड ओवर द रिंग, और ये रिंग बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो चुकी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ चुकी है, क्योंकि OH, एक तो रिंग पहले भी इलेक्ट्रॉन रिच थी, ऊपर से OH ने भी इलेक्ट्रॉन भेज दिए नीचे, तो रिंग इज हाईली इलेक्ट्रॉन रिच। इतनी हाईली इलेक्ट्रॉन रिच के पास जब ये Br आएगा, तो क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप ही इसके नेगेटिव को दूर रिपेल करके पॉजिटिव को खींच लेगी अपनी तरफ। रिंग अपने आप में ही इसको पोलराइज करके Br पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। वहां पे हमें किसी FeBr3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि द रिंग बाय इटसेल्फ इज सो इलेक्ट्रॉन रिच दैट इट विल ऑटोमेटिकली पुल द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस ब्रोमीन। Are you getting this point or not? Yes sir. फिनॉल के केस में ऐसा होता है और किसी केस में नहीं होता। फिनॉल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि फिनॉल में रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है, और OH माइल्ड -I लेकिन स्ट्रॉन्ग +R कर रहा है, और माइल्ड -I और स्ट्रॉन्ग +R का नेट इफेक्ट ये रहा कि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो रिंग की उस हाई इलेक्ट्रॉन रिचनेस ने क्या करा, इसके नेगेटिव पार्ट को दूर रिपेल करके पॉजिटिव को खुद ही पास खींच लिया। तो यहां पे हमें किसी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती, रिंग खुद ही Br बॉन्ड को पोलराइज करके उसे हेटेरोलिटिकली तोड़ देती है। बात समझ में आ गई? मैं लिखवा दूं इसे? यस सर। Yes. लिखिए, in above reaction we are not supposed to use any Lewis acid
we are not supposed to use any Lewis acid since the phenolic ring is itself so electron rich. Phenolic ring is itself so electron rich that it polarizes the Br-Br bond. To break it heterolytically. लिख लिया? ठीक है। यस सर। अब देखिए इसका बी पार्ट। हमने ए पार्ट में देखा कि हाँ यस सर, अगर एक्वस मीडियम नहीं होता तो फिर रिएक्शन होता? बी पार्ट पे तो आओ, ठीक है, बी पार्ट पे आओ फिर बताते हैं। देखिए अब बी पार्ट में हम क्या करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि एक ही रिंग में तीनों जगह बी आर ना लगे, तो हम क्या करें? तो देखिए एक ही रिंग में तीनों जगह बी आर इसलिए लग रहा था ना क्योंकि एक्वस मीडियम में ये फिनॉक्साइड बन गया था और फिनॉक्साइड ने बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दी थी रिंग, प्लस आई और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस आर। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इंस्टेड ऑफ एक्वस मीडियम नॉन एक्वस मीडियम ले लें, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं, CS2 या कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह टाइप का। अगर आप यही रिएक्शन पहले आप देख लीजिए, अगर आप फिनॉल का यही रिएक्शन ब्रोमीन से CS2 की प्रेजेंस में करते हैं, या तो आप CS2 ले सकते हैं या CCl4 ले सकते हैं, तो आप देखेंगे अब आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब एक बार फिनॉल के ऑर्थो पे Br अलग रिंग में लगेगा और पैरा पे Br अलग रिंग में लगेगा। रिएक्शन तो होगा, भी होगा मोनिका, बट द ओनली थिंग इज दैट कि अब एक्वस मीडियम है तो ऊपर से O नेगेटिव नहीं बनेगा, अब फिनॉक्साइड नहीं बनेगा, अब तो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं होगी, अभी भी एक्टिवेटिंग है, OH भी एक्टिवेटिंग होता है, लेकिन ये तो बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग हो गया था फिनॉक्साइड। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ना होने की वजह से एक ही रिंग में तीनों जगह Br नहीं लगेगा। अब जैसे नॉर्मली रिएक्शंस होते हैं, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट अलग और पैरा वाला अलग मिल जाएगा। बताओ इस रिएक्शन में सब कुछ समझ में आया या इस रिएक्शन को लेके कोई डाउट आपके माइंड में आ रहा है? सर इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो एक बार फिर से सुनो, ये OH नेट रिंग को एक्टिवेट कर रहा है या डीएक्टिवेट कर रहा है दिशा? ये OH डीएक्टिवेट। अरे एक्टिवेट, सॉरी सारा कुछ एक्टिवेट। आपने सुनने पे हाँ पहुंचा सर, दिया, हाँ दिल पे सर। पहुंचा। देखिए इतनी देर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये नेट एक्टिवेट कर रहा है, ये हाँ एक माइल्ड माइनस आई और स्ट्रॉन्ग प्लस आर, ठीक है, माइल्ड माइनस आई और स्ट्रॉन्ग प्लस आर की वजह से ये अल्टीमेटली एक्टिवेट कर रहा है। और ये अगर ये O नेगेटिव बन गया होता तो और भी ज्यादा करता, लेकिन अभी भी ये कर रहा है एक्टिवेट। और अगर ये एक्टिवेट कर रहा है तो सबसे पहले तो याद रखिए Br-Br बॉन्ड को ये हेटेरोलिटिकली तोड़ सकती है। हमें यहाँ पे किसी FeBr3 की जरूरत नहीं, ये अकेले भी तोड़ने के लिए सफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे भी तोड़ा था यहाँ पे भी तोड़े, ठीक है। और ये जो Br पॉजिटिव बनेगा यहाँ से, वो Br पॉजिटिव ऑर्थो पे अलग और पैरा पे अलग अटैक करेगा, क्योंकि एक ये उतनी ज्यादा एक्टिवेट, वहां पे तो एक ही रिंग में तीनों जगह अटैक क्यों हो रहा था? क्योंकि इसने बहुत हाईली इंटेंसिफाई कर, इंटेंसिफाई तो ये भी कर रही है लेकिन उतना हाईली इंटेंसिफाई नहीं कर रही जितना एक्वस मीडियम में फिनॉक्साइड बनने की वजह से होता था, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि एक ही रिंग में तीनों जगह Br ना अटैक करे, तो आपको रिंग की एक्टिवेटिंग नेचर को कम करना पड़ेगा, रिंग की एक्टिवेशन को कम करना पड़ेगा, और रिंग की एक्टिवेशन को कम करने के लिए आपको फिनॉक्साइड को बनने से रोकना होगा। आप कुछ भी ऐसा करो कि फिनॉक्साइड ना बने, फिनॉल ही बना, और इस केस में फिनॉल बना रहेगा क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में OH डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। तो अब की बार OH डिसोसिएट नहीं होगा, या फिनॉल ही बना रहेगा, एक नॉर्मल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कितना, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पे Br लग जाएगा। देखो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई एवरीबॉडी? अच्छा एक काम करो, आप ना इस बी पार्ट को नोट कर लो, मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में, ठीक है। आप बी पार्ट को नोट कर लो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। वैसे भी मैं रिवाइज करवाता हूँ लेकिन थोड़ा और अच्छी तरह रिवाइज करवा दूंगा आपको।
और आप इसे नोट करने के बाद लॉग आउट कर सकते हैं। Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening.